Hey guys, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel online classes by निधि भटनागर। सो हम क्या करने वाले हैं आज से ठीक है। आज इस वीडियो में की बात कर रही हूँ। आज से हम लिविंग साइंस की पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। वापस से मेरा मतलब है, जब हमने पहले किया था तब आपको बुक दिखाई देती थी, तब मैं नहीं दिखती थी इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, मैं फेस टू फेस आपकी सारी वीडियोस बनाऊंगी। माई बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज विच इज ऑल्सो इन बिग डिमांड, वो भी मैं वापस से इसी तरीके से आपको रिवाइज कराऊंगी। फिलहाल अभी ये 2 बुक्स लेके चलेंगे जो हम फेस टू फेस इस तरीके से रिवाइज करेंगे। जितने बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, दोनों बुक्स कंप्लीटली मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। तब मैं नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ आपको बुक दिखाई देती थी और मैं एक्सप्लेन करती जाती थी। ठीक है, अब क्या है, मैं फेस टू फेस आपको एक्सप्लेन करूंगी, प्लस नोट्स भी मैं आपके बराबर बनाती जा रही हूँ और अब डालती भी जा रही हूँ। अपलोड होते जाएंगे आपको एक एक करके, आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। कोशिश मेरी यही है कि बुक जो है वो पीछे से ही लूँ, नोट्स भी अभी पीछे से लूँ, बिकॉज दिसंबर लास्ट है। तो इस समय जो फाइनल्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो वो तो लास्ट के चैप्टर ही ज़्यादा आते हैं। बट चैप्टर में सारे डाल दूंगी, चिंता नहीं करना है। अभी सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे। बस आपको एक काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और आप चैप्टर को स्टार्ट करना है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ लिविंग साइंस। उल्टी किताब चलेगी, चेंजेस इन अवर इन्वायरमेंट। चैप्टर ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ बुक से, ठीक है, तो वो आप जरूर देखना। अब फेस टू फेस करते हैं, चलो चैप्टर को शुरू कर देते हैं। अवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, ठीक है, वो उसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी है। जैसे क्या क्या है, एयर है, वाटर है, लैंड है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब कुछ, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, दीज थिंग्स, जो भी ये चीजें हैं, इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये जो है एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। हाउ एवर ह्यूमन बींग चेंज द एनवायरमेंट टू सूट देयर नीड्स। जबकि अब देखो, हम सब ये जानते हैं कि इंसानों ने अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं। हाउएवर जो ह्यूमन बीइंग है वो चेंज करते हैं इन्वायरमेंट को, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, टू सूट देयर नीड्स। ठीक है, जिससे कि वो उनकी जो भी जरूरतें हैं उसके हिसाब से वो चेंजेस कर ले आते हैं। योर ग्रेट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए, जैसे मेरे दादाजी, उनके माता पिता वगैरह लिव्ड इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो वो लोग जो थे, जैसे हम आज रह रहे हैं, जैसे आई एम लिविंग इन हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है, तो वो क्या ऐसे रहते थे? नहीं रहते थे ना। या आप लोग भी जैसे रह रहे हो, क्या आप सोचो आपके दादाजी, उनके पिताजी वगैरह क्या ऐसे रहते थे? क्या उनका वातावरण ऐसा था आसपास का? नहीं। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट ही इन्वायरमेंट में रहा करते थे। दी हाउसेज वर वेल वेंटिलेटेड। जो हाउसेज होते थे, जो उनके घर होते थे, वो बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड होते थे, मतलब हवा का आना जाना उनके घर में बहुत अच्छे से रहता था। देयर वॉज अ ग्रीनरी ऑल अराउंड। और उस समय तो बिल्कुल आसपास सब जगह क्या होता था, हरियाली ही हरियाली हुआ करती थी। देयर वर फ्यू इलेक्ट्रिक गैजेट्स, और बहुत ही कम, जैसे आज तो समझो सबके घर में एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं। तब थोड़ी होते थे, तब लोगों के घर में बहुत ही वेरी फ्यू, मतलब बहुत ही कम जो है इलेक्ट्रिक गैजेट्स हुआ करते थे। ठीक है, लेस व्हीकल्स होते थे ऑन द रोड, तो उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट था उसमें देखो व्हीकल्स भी कितने कम होते थे। आज तो एक के घर में 2-2 4-4 गाड़ियां हो जाती हैं, बट क्या पहले ऐसा होता था? नहीं, बहुत लेस व्हीकल्स होते थे, तो फिर वो रोड पे भी उतने ही कम आते थे। एंड फ्रेश एयर होती थी, क्योंकि व्हीकल्स बहुत कम थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हाँ, लोग भी कम थे उस समय, जनरेशन मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हवा भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, काफ़ी ज़्यादा साफ थी, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, तो हवा और भी ज़्यादा साफ रहती थी इसकी वजह से। अब क्या हुआ, ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग हैव चेंज, धीरे धीरे इंसान जो है वो बदला। ठीक है, चेंज किया उसने, चेंज द ग्रास लैंड्स, जो उसके आसपास का जो ग्रास लैंड है उसको उसने बदला, इंसान ने अपनी नीड के अनुसार उसको बदल लिया। एंड क्या किया, अराउंड देम इनटू फार्मलैंड्स, और उसको फार्मलैंड्स में कन्वर्ट कर लिया। वापस से पूरी लाइन लो, ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग्स हैव चेंज्ड द ग्रासलैंड्स अराउंड देम इनटू फार्मलैंड्स। जो ग्रासलैंड्स थे उसके आसपास के, जो घास के मैदान थे उसके आसपास, उसको फार्मलैंड में इंसानों ने धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया और चेंज कर लिया। पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, जो गांव, जो जंगल के हिस्से थे, पार्ट्स, ठीक है, पूरा पूरा मान लो पूरा जंगल है तो उसका एक पार्ट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ जो फॉरेस्ट है उसको क्या किया उसने, पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन टू बिल्ड कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज। तो क्या किया, अपनी अपनी नीड पूरी करने के लिए लोगों ने जंगलों को काटा, उसमें कॉलोनीज बना ली, उस जगह पर फैक्ट्रीज बना ली। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। और जो वाइल्ड लाइफ था, जो जंगली जीवन था, जंगली जानवर जहाँ पर रहते थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो रिड्यूस होता चला गया। भाई देखो, अगर यही जंगल है और आप काट के यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाओगे, तो उनके जंगल का पार्ट तो रिड्यूस हो जाएगा, उनके जंगल का पार्ट तो कम हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ,
ह्यूमन एक्टिविटीज हैव मेड सम चेंजेस, इंसान की एक्टिविटीज ने, इंसान के कामों ने क्या किया, हैव मेड चेंजेस लेकर आए वो इन द एटमॉस्फेयर टू। तो हमारे आसपास के जो पूरा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि इंसानों ने इतनी एक्टिविटी करी, ये वाली की भी कारें भी बहुत सारी आ गई सड़क पर, स्कूटर्स बहुत सारे आ गए, या पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जंगल कट गए, सारी एक्टिविटीज़ जो भी थी, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदला। फैक्ट्रीज आर सेटअप एवरी डे टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड्स। अब रोज क्या हो रहा है आपको पता चलता है, आज यहाँ पर एक फैक्ट्री लग गई, फिर यहाँ पर एक फैक्ट्री लग गई। क्यों इतनी फैक्ट्रियां लग रही हैं? क्योंकि हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। अब देखो, पहले घर में एक गाड़ी होती थी, आज घर में 2-2 4-4 गाड़ियां, उससे पहले देखो तो एक भी नहीं होती थी, ठीक है ना, ये बात तो आपको सिंपल है। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। अब जैसे जैसे किसी भी चीज़ की डिमांड होगी, ठीक है, वो बढ़ती चली जाएगी, तो उसको पूरा करने के लिए कहीं तो जगह चाहिए ना जहाँ पर वो चीज़ें बनाई जाएंगी। वो जगह जहाँ वो चीज़ें बनती हैं वो फैक्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज क्या है कि वो बढ़ती चली जा रही है, लोगों की इंक्रीजिंग डिमांड्स, बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए। चीनी ही समझ लो, एक चीज़ है चीनी। अब पहले घर में अगर एक जना होता था तो चीनी कम चाहिए, या 2 जने तो कम चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, फैमिलीज बढ़ती जा रही है, अब जने हो गए ज़्यादा तो चीनी ज़्यादा लगेगी। ऐसे ही जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी, उसको पूरा करने के लिए और फैक्ट्रीज लगती चली जाती है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी कि सबको पता है वाहन जो हमारी सड़क पर है, कार, स्कूटर, बाइक, कुछ भी, वो हमारी सड़क पे बढ़ते चले जा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड ऑल्सो, और इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उनसे निकलने वाला धुआं होगा, और जितना ज़्यादा धुआं निकलेगा उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा, ठीक है। 10 इसकी वजह से एयर, वाटर एंड लैंड आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड। इसकी वजह से एयर गंदी हो रही है, लैंड गंदा हो रहा है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो गंदगी भी फैलाते हैं लोग, और पानी ऑब्वियसली हम वाटर बॉडीज़ में गंदगी डाल ही रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उनसे प्रोड्यूस होने वाली गंदगी भी इतनी ज़्यादा होगी, और वो वाटर बॉडीज़ को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, सब उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस वेयर वी ग्रो प्लांट्स स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। अब देखो यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस के बारे में बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं एक शीशे का हाउस होता है, आप समझो, एक ये समझ लो पूरा एक शीशे का हाउस है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस से जो सूरज से आने वाली रोशनी है, ठीक है, वो इस कांच से अंदर तो चली जाएगी, लेकिन ये कांच जो है शाम के बाद या रात के बाद इस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। तो क्या होता है, रात को ठंड से वो पौधे मरते नहीं हैं, तो यहाँ अंदर गर्मी बनी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस है इज अ ग्लास हाउस, वो कांच का हाउस होता है, वेयर वी ग्रो प्लांट्स, जहाँ हम प्लांट्स को उगाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। बिकॉज सर्दी में क्या होगा, अगर रात को ठंड बाहर, गर्मी बाहर निकल जाती है या नॉर्मल टेम्परेचर में, तो पौधे मर जाते हैं। आपने देखा होगा ना, ठंड में बहुत सारे पौधे मर जाते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस वाले जो पौधे होते हैं वो नहीं मरते हैं, ठीक है। इन अ ग्रीन हाउस द क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड। तो जो ग्रीन हाउस होता है उसमें क्लाइमेट जो होता है वो बिल्कुल कंट्रोल रहता है। उनको ऑब्वियसली उनको ज़रूरत होती है तो वो छत हटा देते हैं, ठीक है। वो पूरा इस तरीके की ही होती है बच्चे, कि जब ज़रूरत है तो छत रहेगी, नहीं ज़रूरत है तो हट जाती है वो, ठीक है। इन द ग्रीन हाउस द क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड, द सन रेज पास थ्रू द ग्लास। सन की जो रेज होती हैं वो पास हो जाती हैं, ठीक है, इस ग्लास से वो सन की रेज नीचे पास हो जाती हैं, एंड क्या करती है, वार्म अप कर देती है इनसाइड द हाउस, और उसको गर्म कर देती है, अंदर हाउस को वो पूरा गर्म कर देती है। प्लांट्स ग्रो वेल, प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं इन द वार्म, मतलब उस गर्म और मॉइस्ट एयर में, जो कि होती है हमारी ऑफ द ग्रीन हाउस, यानी हमारे ग्रीन हाउस की, ठीक है। तो वार्म एयर जो होती है हमारे ग्रीन हाउस की, जो मॉइस्ट एयर होती है, उसकी वजह से प्लांट्स वहाँ पे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, विच मेक्स इट वार्म। अब ये बताओ वो कैसे वार्म रहते हैं, तो सूरज की किरण अंदर आ रही है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है, इससे वो अंदर वार्म बना हुआ है सब चीज़ें, ठीक है। और क्या होता है, पानी जो पेड़ों से निकलता है वो उस चीज़ जगह को कैसा कर देता है, वेट भी कर देता है, थोड़ा सा मॉइस्ट जिसे बोल सकते हैं भाई। धूप से, गर्मी से पेड़ पे से इवेपोरेट होती है ना, हम पानी भी, सो वहाँ पे क्या हो जाता है, मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, बाहर तो निकल नहीं रहा, तो अंदर क्या हुआ, वार्म और मॉइस्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। आप आ जाओ आगे। द अल्ट्रा वायलेट एंड इन्फ्लेटेड रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक है, और जो इन्फ्लेटेड रेज होती है फ्रॉम द सन,
ब्रिंग इन हीट, वहां पर उससे हीट आती है, एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, तो वो लेकर आती है हीट और लाइट एनर्जी को। द ग्लास वॉल्स ऑफ द ग्रीन हाउस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप, क्योंकि वो कांच की होती है उनकी दीवार, तो वो क्या नहीं होने देती, वो हीट को बाहर नहीं निकलने देती है। ऐसा नहीं होता जैसे कि भी एक बार अंदर आ गई ना गर्मी, तो उसको गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती है, अंदर तो आने देती है पर गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है इस तरीके से। अब ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करते हैं। द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हमारी अर्थ है, लेट सपोज ये हमारी, समझ लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक कंबल सा उड़ा हुआ है एक तरीके से हवा का, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ब्लैंकेट है मतलब कंबल है गैसेस का। सम ऑफ दीज गैसेस लाइक, कौन कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मेथान हो गई, और वाटर वेपर, ये सारी चीजें हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। तो इन सब में वो प्रॉपर्टी होती है जो सन की एनर्जी को वो ट्रैप कर लेती है, एक तरीके से जाल में जकड़ लेती है, ठीक है। दीज गैसेस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप बैक इनटू स्पेस। अब इन गैसेस की वजह से क्या होता है, जो सूरज की गर्मी होती है वो उसको बाहर जाने नहीं देती है एटमॉस्फेयर से, यानी कि हमारी धरती पर सूरज की जो गर्मी आ रही है उसको क्या होगा, रात को एकदम पूरा पूरा ऐसे वापस नहीं जाने देती है, उसको रोक के रखती है। अगर ऐसा ना हो, अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना हो, ये गर्मी क्या हो, दिन में तो आ जाए एकदम ही, और रात को पूरी चली जाए, तो रात को इतनी बर्फ जम जाएगी धरती पर कि हम मर जाएंगे, ठीक है, हम एकदम बर्फ बन जाएंगे। और दिन में क्या होगा, एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा बीच में ना, तो सूरज की इतनी भयंकर किरणें धरती तक आ जाएंगी कि हम जल जाएंगे, फिर भी हम मर जाएंगे। यानी कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गैसेस होती है ना एटमॉस्फेयर की, यही सब होती हैं जो ट्रैप करके रखती हैं, समझ रहे हो, सूरज की रेज वगैरह को, ठीक है, एनर्जी को जो भी वहां से आ रही है। दीज गैसेस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप बैक इनटू स्पेस, नहीं जाने देती वापस स्पेस में। दे वार्म अप द अर्थ, ये अर्थ को वार्म रखती हैं, गर्म रखती हैं। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस गैसेस, और ये गैसेस थी, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। आप चाहो तो अपनी बुक सामने रख के भी पढ़ सकते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो सारे चैप्टर्स आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस इफेक्ट को, कि गर्मी आ तो रही है लेकिन वापस बाहर नहीं जा रही, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इफेक्ट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो कह रहे हैं इसका इफेक्ट, इसका जो प्रभाव होता है उसका मतलब यह है कि इंक्रीज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस in the atmosphere, which leads to an increase in the amount of infrared radiation close to the surface of the earth। एक तरीके से ये कहो, अगर हम सब कुछ नॉर्मल भाषा में समझे तो ये है कि भाई इस जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है ना, ये धरती पर भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करके रखता है। जैसे उस कांच के घर से रात को गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है, और अंदर का एरिया वार्म बना रहता है और पेड़ आराम से ग्रो कर पाते हैं, ऐसे ही हमारी जो धरती है वो एटमॉस्फेयर की लेयर की वजह से सारी गर्मी रात को बाहर वापस नहीं जाती है, और हमारी धरती जो है वो वार्म बनी रहती है, और हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो हम सब रात को बर्फ बन जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। देखो जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ही ब्रीथ आउट करेंगे, वो जितना ब्रीथ आउट करेंगे तो उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि भाई लगातार क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बढ़ती चली जा रही है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर वो क्या हो रहा है, हैज बीन इंक्रीजिंग, लगातार वो बढ़ती जा रही है ग्रेजुअली। और फिर क्या हो रहा है, ओवर द लास्ट 100 ईयर्स से अगर देखें तो मतलब वो बढ़ता जा रहा है, वो बोल रहे हैं। द मेन रीजंस आर बर्निंग ऑफ फॉसिल। अब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ये मेन रीजन बता रहे हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा पेट्रोल आप कार में चला रहे हो तो उससे जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज हो रही है। डीजल जला रहे हो, चाहे आपका कोयला जला रहे हो, आप कोई भी चीज़, कोई भी फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बढ़ती चली जा रही है। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, और डिस्ट्रक्शन हो रहा है रेन फॉरेस्ट का भी, मतलब काटे जा रहे हैं एक तरीके से, तो रेन फॉरेस्ट भी काट रहे हैं, उधर इंक्रीज हो रहा है हमारा स्मोक वगैरह, तो नुकसान तो होना ही है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। इफ कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट अ प्रेजेंट रेट, जैसा अभी इन दिनों कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जा रही है, अगर इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती चली जाए तो क्या होगा, मोर हीट विल बी ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो बहुत ज्यादा ही एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रैप करके रखेगा वो गर्मी को, मतलब एक तरीके से बना के रखेगा, और इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी फिर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने से होता क्या है, अगर आपका टेम्परेचर यहाँ बढ़ता चला जाएगा तो आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं,
बर्फ के जो पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर पूरा सब गर्मी ज़्यादा होगी, बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो वो उनका पानी बह के नदी में जाएगा, नदी से कहाँ आएगा, सीधा या समुद्र में जाएगा, और सीधा जो भी उनके किनारे के एरियाज होंगे वहाँ पे बाढ़ आएगी। ठीक है, सो यही हो रहा है आजकल। सो हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात पे करो, मिथेन। मिथेन एक नेचुरल गैस है, वो बोल रहे हैं व्हेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट करते हैं ना अपने फूड को, घास खाने वाले एनिमल अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, देयर सिस्टम रिलीज करता है एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिथेन, मतलब उनका जो सिस्टम होता है वो एक बहुत ज़्यादा ही मात्रा में मिथेन गैस को रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर, अपने एटमॉस्फेयर में। द वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स इज कॉल्ड मैन्योर, जो एनिमल का वेस्ट होता है उसकी पॉटी वगैरह होती है, इसको हम मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, और एनिमल वेस्ट को हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं। दिस रिलीज मोर मिथेन, और ये ज्यादा मिथेन को रिलीज करता है कहाँ पर, इनटू द एटमॉस्फेयर। द गैस वार्म्स अप आवर प्लैनेट, और ये गैस जो होती है मिथेन हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म अप रखती है, मतलब गर्म रखती है। वाटर वेपर अकाउंट्स फॉर 35 to 75% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो वाटर वेपर है उसकी वजह से 35 से लेकर 75% जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है। ओजोन कहाँ है, ओजोन एक लेयर है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ओजोन लेयर में अभी बीच में बात भी आ रही थी, बहुत ज्यादा आता था, ओजोन लेयर में भी छेद हो रहा है, यानी एटमॉस्फेयर की लेयर में छेद हो रहा है, गर्मी के कारण वो छेद में लेयर मतलब जो है वो उसमें छेद हो रहा है। और अगर वो छेद हो जाता है और या फिर इस तरीके से जो बात हो रही है उससे क्या होगा, सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं वो भी धरती पर आ जाएंगी। फिर ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर, जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसमें से एक लेयर का नाम है ये। CFC क्या है, CFC इज अ केमिकल, ये एक केमिकल है जो वाइडली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, ठीक है, एयर कंडीशंस में, और इन मेनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी ये यूज किया जाता है। इट टू वार्म्स अप द एटमॉस्फेयर, तो ये भी एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। अब आ जाओ ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, जो मैं अभी आपको समझा रही थी। ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप करके रखती हैं द हीट ऑफ द सन को, एंड देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ। और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और ज्यादा गर्म हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पूरा ग्लोब जो है वो एक तरीके से वार्म हो रहा है। In the last 100 years, the average temperature of the earth has risen by 1 degree Fahrenheit। अगर हम बात करें लास्ट 100 सालों की, तो हमारा जो अर्थ का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो क्या करें, एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ा है, कितना राइज हुआ है, 1 डिग्री Fahrenheit। एंड इन द नेक्स्ट सेंचुरी इट मे राइज अबाउट 2 डिग्री 6 डिग्री Fahrenheit। ठीक है, 2 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में इतना Fahrenheit जो है वो बढ़ सकता है, वो बोल रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है ये। दिस विल चेंज द क्लाइमेट फॉर दी वर्ड्स, और अब ये क्या करेगा, क्लाइमेट को बहुत ज्यादा वर्ड्स कर देगा, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाएगी, और इतनी ज्यादा गर्मी होगी तो सब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी तो हम मरेंगे। अब द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर विजिबल, अगर ये इफेक्ट जो है क्लाइमेट का, ये जो है वो बिल्कुल विजिबल है, मतलब एक तरीके से आप इसे देख सकते हैं। Each country, especially the ones which release more greenhouse gases, should reduce them। तो हर कंट्री को, स्पेशली वो बोल रहे हैं वो कंट्रियां जो रिलीज करती हैं ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को, उनको इसे रिड्यूस करना चाहिए। अगर आप रिड्यूस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती रहेगी इसी तरीके से। दैट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट अ मेजर डिसास्टर, और यही एक तरीका है कि हम किसी बड़े मुसीबत, बड़े डिसास्टर से बच सके। ईच वन ऑफ अस कैन डू अवर बिट, हम में से हर एक कुछ थोड़ा थोड़ा कर सकता है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली, हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी ध्यान से यूज करना चाहिए। ठीक है, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फ्यूल, अभी हमें रिड्यूस करना चाहिए फ्यूल का यूज। ठीक है, डीजल पेट्रोल का, और जो हमारा कोयला होता है उसको भी कम जलाना चाहिए। यूजिंग मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमें मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करना चाहिए, लाइक द बस या फिर मेट्रो, इसमें एक साथ ही बहुत सारे लोग जा सकते हैं, इसके लिए इसको मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जा रहा है। ग्रो करके मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रीज होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसको सोख लेते हैं, ठीक है ना, ब्रीथ इन कर लेते हैं वो अपने अंदर। यूज करिए रिसाइकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट रिसाइकल हो पाएंगे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा नहीं करेंगे। उन्हें नहीं जलाया जाएगा, जलेगा नहीं तो फिर ऑब्वियसली बात है स्मोक कम होगी, स्मोक कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑटोमेटिकली कम होगी। मेनी कंट्रीज हैव साइंड एग्रीमेंट, बहुत सारी कंट्रीज ने तो एग्रीमेंट तक साइन कर लिया है। उसमें लक्ष्य क्या रखा है, एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस की, हम भाई ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम यूज करेंगे, इसको रिड्यूस क्या कर रहे हैं वो। वन सच एग्रीमेंट इज दी कोटो प्रोटोकॉल।
ठीक है, अब आ जाओ जी, पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज द स्पॉइलिंग ऑफ लैंड। पॉल्यूशन का मतलब होता है लैंड को स्पॉइल करना, एयर को स्पॉइल करना, वाटर को स्पॉइल करना। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस फ्यूल्स द एयर, फाउल्स द एयर। मतलब एक तरीके से क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो धुआं होता है ना व्हीकल से निकलने वाला, फैक्ट्री से निकलने वाला, हाउसेस से भी, ये सब क्या कर रहे हैं, एयर को गंदा कर रहे हैं। गार्बेज फ्रॉम हाउसेस थ्रोन इन द ओपन, वो भी पॉल्यूट कर रहा है। भाई कूड़ा हमारे घर से निकला और ऐसे ही भाई कहीं पे भी फेंक दोगे तो वो पॉल्यूट ही करेगा लैंड को भी और एयर को भी, एंड कॉजेज डिसीजेस। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो रही हैं। और स्पिलिंग ऑफ ऑयल, ऑयल का फैल जाना या पेट्रोलियम का, एंड डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट इनटू द फैक्ट्रीज, वो सब कहाँ जा रहा है, रिवर्स में या फिर सीज में, वो भी हार्म पहुंचा रहा है हमारे वाटर को, वाटर प्लांट्स को, वाटर एनिमल्स को, है ना। वो जाके पानी में, वाटर बॉडीज में मिलेगा तो ये सब चीज़ें इनको ही नुकसान होना है, जो भी एक्वाटिक लाइफ है हमारी। व्हेन न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रिसिटी, हार्मफुल पॉइजनियस वेस्ट मिक्स हो जाता है एयर में। जब न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को, तो क्या होता है, तब हमारा जो पॉइजनियस वेस्ट है वो है मिक्स हो जाता है हमारी एयर के अंदर आके। स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि भाई किस तरीके से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें जितना हो सकता है व्हीकल्स को कम यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करना चाहिए। लोकल बॉडीज लाइक पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज हो गई या कॉर्पोरेशन हो गए, मस्ट मेक पीपल रियलाइज, उन्हें लोगों को रियलाइज कराना चाहिए, महसूस कराना चाहिए दैट पॉपुलेशन कैन बी रिड्यूस्ड, कि भाई पॉपुलेशन को रिड्यूस करो, कम बच्चे पैदा करो। ठीक है, इफ फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर पीपल लिव। अब देखो हम कैसे कर सकते हैं पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि अगर हम फैक्ट्रीज को लगाएं, ठीक है, कहाँ पर लगाएं, उन एरियाज में जहाँ कम लोग रहते हैं, तो फिर वहाँ पे पॉल्यूशन लोगों पे कम एक तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। टॉल चिमनीज लगे फिटेड विद फिल्टर्स, लंबी लंबी ऊंची चिमनियाँ लगाओ जहाँ पर चिमनी जो हो ऐसे इतनी ऊंचाई पर हो कि आसपास जो है वो धुआं ना जाए, उसका पूरा सीधा ऊपर जाए धुआं, उसमें फिल्टर भी होना चाहिए। फिल्टर होगा तो स्मोक जो है वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, वेस्ट इज अ ट्रीटमेंट एंड मेड हार्मलेस बिफोर बीइंग डम्प्ड इनटू द वाटर बॉडीज। जो भी गंदा पानी होता है उसको ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा पहले अच्छे से साफ होना चाहिए और फिर उसको वाटर ट्रीटमेंट वाटर बॉडीज में जाके मिलाना चाहिए। गार्बेज जो होता है वेट और ड्राई जो होता है फ्रॉम द हाउसेस थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस, उन्हें बिल्कुल जहाँ पर जैसे रिसाइकल या रीयूज होने के लिए चला जाता है, या फिर लैंडफिल्स वगैरह बनी होती है ना, गड्ढा करते हैं फिर उसमें कूड़ा डालते हैं, फिर ऊपर लास्ट में उस गड्ढे को ढक देते हैं और पार्क वगैरह बना देते हैं। तो मतलब एक तरीके से प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों को भी होना चाहिए। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, उसको तो बहुत ही रिड्यूस कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं यूज़ करो, रिड्यूस क्या खत्म कर दो प्लास्टिक बैग यूज़ करना। द वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल इन आगरा इज टर्निंग येलो, वो कह रहे हैं ताजमहल जो हमारे भाई देश की शान है एक तरीके से, वो सफ़ेद रंग वो भी पीला पड़ता चला रहा है जा रहा है ताजमहल का, जो कि ठीक है केमिकल्स, क्योंकि जो फैक्ट्रीज हैं उसके आसपास उससे जो केमिकल्स निकलता है, उससे जो धुआं निकलता है, उस धुएं की वजह से एयर जो है वो पॉल्यूट हो रही है और ताजमहल जो है वो पीला होता चला जा रहा है। टू सेव द मॉन्यूमेंट मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन क्लोज्ड, और उस मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए उस जगह की बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो जो है वो क्या है क्लोज कर दी गई हैं और रीलोकेट कर दी गई है, मतलब उस आगरा वगैरह के आसपास की जगह से हटाकर कहीं और लोकेट कर दी गई हैं। ट्रीज हेल्प करते हैं कीप द एयर क्लीन, पेड़ सबको पता है भाई हवा को साफ करने में बहुत मदद करते हैं। सो ट्रीज हैव बीन प्लांटेड अराउंड द ताजमहल, ट्रीज लगाए जाने चाहिए, सॉरी लगाए गए हैं और ताजमहल के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। मॉन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट आर पीरियोडिकली रिनोवेटेड, भाई कभी कभी इसको रिनोवेट कराया जाता है ताजमहल, वो इसको रेड फोर्ट वगैरह को बाय आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है ना सर्वे ऑफ इंडिया उसके द्वारा। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से मेंटेन करके रखते हैं वो उसको। अब रीयूज एंड रिसाइकल के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज डन टू रिड्यूस द एक्यूमुलेशन, यानी इकट्ठा होना ऑफ वेस्ट लाइक मेटल है, पेपर है, क्लोथ्स है, रबड़ एंड प्लास्टिक है इन लैंडफिल्स। तो अगर आप भाई इसको रीयूज कर लोगे एक तरीके से तो ये इकट्ठे नहीं होंगे लैंडफिल्स में, ठीक है ना, मतलब कम पहुंचेंगे लैंडफिल्स तक। आपने रीयूज कर लिया यहाँ पर ही तो वो वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, तो अच्छा है, वरना पता नहीं कहाँ तक फेंकेंगे हमारा कचरा लोग। दीज मटेरियल्स कैन बी री यूज डायरेक्टली और रिसाइकल करके भी इनको यूज किया जा सकता है देन रीयूज्ड। ठीक है, रबड़ हो गई, जैसे यूज्ड टायर कैन बी कट इनटू शेप्स ऑफ स्विंग सीट्स, जैसे आजकल तो लोग बहुत ही मतलब एक तरीके से तो बहुत अच्छा बन गया है कि उसको स्विंग सीट बना लेते हैं टायर को ना, झूले जैसी सीट। क्लाइंबिंग जो फ्रेम्स होते हैं एंड रबड़ स्लिपर्स बनती हैं, चप्पल बन जाती हैं। और रबड़ ट्यूब्स आर ऑल्सो यूज़ किया जाता है उसको ज्वेलरी आइटम्स बनाने में, लाइक बीड्स बना लेते हैं, रिंग्स बना लेते हैं, ब्रैकेट्स बना लेते हैं। ओल्ड ट्रक टायर्स जो होते हैं वो रिसाइकल किए जाते हैं।
टू मेक प्लेग्राउंड सरफेसेस, ठीक है, प्लेग्राउंड का सरफेस बना दिया उससे पूरा का पूरा। पेंसिल, पाउचेस एंड डायरी कवर्स वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें एक तरीके से रीयूज करने के तरीके बता रहे हैं भाई, कैसे कैसे आप रीयूज कर सकते हो। कुछ तरीके आप भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, चीज़ें कैसे रीयूज कर सकते हैं। मेटल ऑब्जेक्ट थ्रोन अवे बाय पीपल, मेटल की चीज़ें लोगों के द्वारा जो फेंकी जाती हैं कैन बी रीयूज, उसको भी रीयूज किया जा सकता है। पीपल बाय करते हैं पाइप्स को, रॉड्स को एंड गेट्स को फ्रॉम स्क्रैप डीलर्स से एंड रीयूज कर लेते हैं एज दे आर चीपर, क्योंकि वो उन्हें सस्ती पड़ती हैं। तो क्या करते हैं कुछ लोग, ये मेटल की वाली चीज़ें जो होती है ना, ये कबाड़ी वाले से खरीद लेते हैं, ठीक है, स्क्रैप डीलर वही होता है कबाड़ी वाला, उससे खरीद लेते हैं क्योंकि वो तो सस्ते में दे देता है, और फिर उसको रीयूज करके अच्छे अच्छे आइटम बना लेते हैं महंगे वाले, ठीक है। हैव यू सीन लेफ्ट ओवर मेटल शीट्स एंड होल्स यूज टू मेक रैक्स एंड केजेस। अब क्राफ्ट्समैन बाय करता है एंड मेल्ट कर लेता है पीसेस ऑफ स्क्रैप को, जो क्राफ्टमैन होता है वो खरीदता है, फिर इसको क्योंकि मेटल है ये तो फिर जो है वो मेल्ट भी हो सकता है, तो मेल्ट कर लेता है पीसेस ऑफ स्क्रैप को, फिर उससे फ्रेम बनाता है, डेकोरेशन पीसेस बनाता है, ज्वेलरी बनाता है। एवरी न्यू कार हैज सम रिसाइकल्ड पार्ट, जितनी भी नई कारें होती हैं उसके अंदर होता है कुछ ना कुछ पुराना सामान, पार्ट ऑफ ओल्ड कार उसके अंदर यूज होते हैं। एम्प्टी एल्यूमिनियम केन्स आर क्लीन्ड, उनको साफ किया जाता है, और क्या किया जाता है, शैडर्ड, मेल्टेड, फिर मेल्ट कर लिया जाता है एक तरीके से, रीशेप कर लेते हैं न्यू केन्स में, और फिर उसको कर लेते हैं हम रीयूज। चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश चैप्टर। अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करना, और भी अच्छा लगे तो बहुत सारे कमेंट करना, ठीक है। प्लस सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए जो भी लोग चैनल पर नए हैं उन्हें बता देती हूँ, अपलोड्स में जाकर एक बार चेक कर लेना। सारे चैप्टर्स मैं डाल चुकी हूँ, अब फेस टू फेस वाली वीडियोस डालूंगी, प्लस आपके सारे नोट्स में डाल रही हूँ, तो चैनल पे बने रहना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप बने रहोगे। 6th के लिए चैनल तैयार हो रहा है, एक्सीलेंट लर्निंग बाय निधि भटनागर, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। 4th में भाई बहन है तो चैनल ऑलरेडी है, फ्री एजुकेशन बाय निधि भटनागर। आई होप सब कुछ क्लियर है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।